नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ 13 जुलाई को संडे के दिन सुबह सुबह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ देश के सामने आती है। उल्फा आई, एक ऐसा ग्रुप जो भारत को तोड़ना चाहता है, आसाम स्टेट को भारत से अलग करना चाहता है। ये लोग सोशल मीडिया पर एक प्रेस रिलीज करते हैं। वहां पर ये लोग कहते हैं कि भारतीय सेना ने हम पर बहुत ही बड़ा ड्रोन अटैक किया है। एक बड़ा हमला हुआ हम पर। ये लोग एक्चुअली म्यांमार में छुपे हुए थे। अब मैं आपको अगर मैप में दिखाऊं, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ये आसाम स्टेट है और ये यहाँ पे है म्यांमार। तो म्यांमार की बॉर्डर के आसपास उल्फा आई के लोग छुपे रहते हैं और काफी बार आसाम में जो सरकार के ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और इवन जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, उन पर ये लोग अटैक करते हैं। तो उल्फा आई अचानक से सामने आता है और कहता है कि हम पे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। जब कई जर्नलिस्ट भारतीय सेना से पूछने जाते हैं कि क्या सच में भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है क्या, और इस बार पाकिस्तान में नहीं, इस बार ये म्यांमार में हुआ है, भारतीय सेना चुपचाप कहती है कि नहीं, हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कोई इंटेलिजेंस है नहीं। ऑलमोस्ट एज इफ हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते। अब अजीब बात देखिए, उल्फा आई कह रहा है कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, इनका एक बहुत ही सीनियर लीडर है, ये भी यहाँ पर मारा गया। मगर भारत यहां पर बिल्कुल चुप है। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं, वेट, उल्फा, इनके बारे में सुना है, मगर ये उल्फा आई कौन सा है? अगर मैं गूगल करूं उल्फा, तो ये आता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये उल्फा आई क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, उल्फा आई और उल्फा दोनों में फर्क है। उल्फा ये कहता है कि हम बातचीत करने को तैयार है, ये चाहते हैं कि भारत सरकार से ये बातचीत करे, आसाम के लिए और राइट्स वगैरह और बहुत कुछ पैकेजेस मिले। इन लोगों ने आसाम को भारत से अलग करने की अपनी जो डिमांड है ये छोड़ दी है। ये मैं उल्फा की बात कर रहा हूं। मगर उल्फा के साथ साथ एक और संगठन है, उल्फा आई। ये जो आई है यहाँ पर, दिस स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस। इस ग्रुप को लीड करता है परेश बावरा और इसने ओपनली डिमांड करी है कि आसाम को भारत से अलग किया जाए ना। उल्फा आई का ज्यादा समर्थन आपको आसाम में मिलेगा नहीं। आप काफी बार मेरी वीडियो की कमेंट सेक्शन में ही देखते होंगे, कई लोग हैं आसाम के, दे आर प्राउड इंडियंस। और मेरी कमेंट सेक्शन क्या, वैसे भी आप अगर बाहर निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप आसाम में जाओगे, यू विल फील द पेट्रियोटिज्म। वहाँ की जो अच्छी खासी मेजोरिटी पॉपुलेशन, दे आर ट्रू इंडियंस। वो भारत से अलग होना बिल्कुल नहीं चाहते। मगर एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वो कहता है कि जी नहीं, हम अलग करेंगे आसाम को भारत से। और उल्फा आई ने ओवर द इयर्स अपने ऑपरेशंस अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के कई इलाकों में काफी हद तक बना लिए हैं। इन लोगों ने कोलैबोरेट किया है कई ग्रुप्स के साथ, जैसे कि NSCN, NDFB, इवन जो मैती मिलिटेंट्स है बताया जा रहा है, उनके साथ भी काफी बार इन लोगों ने कोलैबोरेशन किया है। कई इंटेलिजेंस इनपुट्स ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की ISI उल्फा आई को फंड करती है, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। कई जो चाइनीज एंटिटीज हैं वो इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करती है। काफी बार चाइनीज मेड वेपन्स मिले हैं इनके यहाँ से, जब भी इनके जो मिलिटेंट्स हैं मारे जाते हैं। और भारत लंबे समय से म्यांमार को ये कहता आया है कि म्यांमार का जो सगाइंग रीजन है, वहां पर ये लोग छुपे रहते हैं। जब भी इनको मार पड़ती है भारत में, ये भागकर चले जाते हैं म्यांमार के जंगलों में, वहां पर खुद को वापस रीबिल्ड करते हैं और फिर से नए अटैक्स लॉन्च करते हैं। तो अगेन इस बार जो ये न्यूज सामने आई है कि जो सीधा यहाँ पर म्यांमार के जंगलों में उल्फा आई के लोग छुपे हुए थे, एक मैसिव ड्रोन अटैक होता है। बताया जा रहा है 100 से ऊपर ड्रोन भेजे गए, पूरा आसमान ड्रोन से ढक गया। लगातार वहां से फिर वो लॉयटरिंग म्यूनिशंस बरसा रहे थे और बहुत सारे जो उल्फा आई के लोग हैं इस तरीके से मारे गए। ये एक अगेन रिपोर्ट किया जा रहा है न्यूज आउटलेट्स में। उल्फा आई ने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि इनका जो ये लीडर है यहाँ पर, नयान असम, ये मर चुका है। बट इंडिया इस वक्त बिल्कुल चुप है। ऑफिशियली हमने कहीं से भी कंफर्मेशन नहीं दी है कि कुछ इंडियन आर्मी ने अपनी तरफ से एक बड़ा ड्रोन स्ट्राइक किया है इन द टेरिटरी ऑफ म्यांमार। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, ये जो उल्फा आई के लोग हैं जो आसाम को तोड़ना चाहते हैं भारत से, ये काफी बार म्यांमार के जंगलों में छुप जाते हैं। तो क्या हम ये कहें कि म्यांमार संरक्षण प्रोवाइड करता है इन ग्रुप्स को? म्यांमार का मैं स्टांस आपको बताऊं, साल 2010 से, मैं यहाँ पे 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तब से म्यांमार ने सिर्फ एक बात बोली है कि ये इंडिया की हेल्प करना चाहते हैं उल्फा चीफ परेश बौरा को पकड़ने में। म्यांमार ने काफी बार इंटेलिजेंस इनपुट भी दी है, बट अब म्यांमार आज के समय
इंटरनली बहुत ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड कंट्री बन चुका है। जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लंबे समय से जो मिलिट्री शासन है वो चल रहा है। अब म्यांमार के अंदर कई ग्रुप्स खड़े हो चुके हैं जो अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट रिबेल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि वापस म्यांमार में डेमोक्रेसी आए, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए। बट इस सब के बीच में ना भारत के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं, क्योंकि पहले की तरह जब हम म्यांमार को बोल सकते थे कि उल्फा आई के अगेंस्ट एक्शन लो, अब वो सब करना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि म्यांमार की सरकार खुद काफी हद तक फील कर रही है कि उनके पास कंप्लीट कंट्रोल है नहीं अपने देश का। और म्यांमार की जो आज के समय हालत है ना, ये देखकर जेन्युइनली दुख लगता है, क्योंकि म्यांमार में इतना पोटेंशियल था। म्यांमार के जरिए भारत अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को बहुत ज्यादा डेवलप कर लेता। अगर म्यांमार स्टेबल रहता तो जो ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उल्फा आई वगैरह और कुछ और ग्रुप्स भी हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अराजकता फैलाना चाहते हैं, हम इनको आराम से न्यूट्रलाइज कर देते। अब प्रॉब्लम ये है, सिंस म्यांमार इंटरनली वीक है, लिटरली सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध चल रहा है म्यांमार में, सत्ता को लेकर के पावर किसके पास रहेगी, आर्मी के पास या फिर रिबेल ग्रुप्स के पास। भारत का एक लंबे समय से सपना है, 23 साल पुराना सपना, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे बनाने का। इधर आप देख पाओगे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि इंडिया से एक सड़क निकलेगी, ये जाएगी म्यांमार में, इनके जो इंपॉर्टेंट शहर है वहां तक जाएगी और फिर ये पहुंचेगी थाईलैंड तक। आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे जो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आसियान देश है म्यांमार और थाईलैंड, इनसे भारत का जो ट्रेड है ये कितना जरा बढ़ जाएगा, टूरिज्म कितना जरा बढ़ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के लिए ये कितना अच्छा होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रेड में इससे कितना बूस्ट आएगा, देखो, इंडिया आसियान देशों का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एग्जिस्ट करता है। हालांकि पीयूष गोयल साहब ने रिसेंटली कहा है कि उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइज करने की कोशिश की जाएगी ताकि भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाए आसियान को। मगर फिर भी आप अगर देखें, इतना पोटेंशियल है, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये ग्रुप्स है जिनको काफ़ी बार पाकिस्तान और चाइना इंडायरेक्टली फंड करते हैं, इस वजह से भारत को कई दशकों तक जो इकोनॉमिक फ़ायदा मिल सकता था वो मिला नहीं है। बट एटलीस्ट मैं कहूँगा रिसेंटली काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आई है। कई उल्फा आई के मेंबर्स ने सरेंडर किया है। जब ये सरेंडर करते हैं तो उसके बाद और जानकारी मिलती है कि उल्फा आई के हथियार वगैरह कहाँ पर छुपे हुए हैं। रिसेंटली 30 किलो एक्सप्लोसिव्स मिले हैं एक जंगल में छुपे हुए। और अब जो ये ड्रोन स्ट्राइक हुई है, इसमें डेफिनेटली उल्फा आई का भारी नुकसान हुआ है। अब ये ड्रोन स्ट्राइक किसने करी है? भारतीय सेना कह रही है कि हमने करी नहीं है। तो क्या हमारी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन जिसके बारे में हम ओपनली बात करना नहीं चाहते? इट रिमेन्स टू बी सीन। इससे रिलेटेड अभी डिटेल सामने आएगी, बट एक बात तय है कि इवेंचुअली जो हमारा एक ड्रीम है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड की कनेक्टिविटी वापस स्ट्रांग हो और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट में जो भी ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएं और नॉर्थ ईस्ट तरक्की करे, धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट सामने आती है तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियो और अ शॉर्ट फॉर यू ऑल। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी
कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।